जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन अहम मामलात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे इल्ज़ाम लग रहा है, इल्ज़ाम नहीं बल्कि कल इमरान खान ने जो एक कौम से खिताब किया, जो अपने कारकुनान से खिताब किया, उसमें जिस तरह उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के लिए, मौजूदा आर्मी चीफ के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की, इंतहाई नामुनासिब, इंतहाई काबिल मसम्मत। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बाहर, खास तौर पे बरतानिया में, अमेरिका में जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ एहतजाज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से किए जा रहे हैं, उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, जो नारे लगाए जा रहे हैं, सवाल तो पैदा होता है कि आखिर ये किसके एजेंडे पे किया जा रहा है, इस सब का मकसद क्या है और ये सब करने के पीछे आखिर किसका हाथ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस किस्म की आर्मी चीफ के खिलाफ किसी भी मुहिम के पीछे होने से इनकार किया है, लेकिन ये इनकार ज़बानी कलामी काफ़ी नहीं है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह चेयरमैन इमरान खान साहब, उनके बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। खासतौर पर कल की उनकी जो एक तकरीर थी वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने लोगों के एहतजाज रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इमरान खान साहब के अपने बयानात से, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रोटेस्ट से जो कि दुनिया भर में हो रहे हैं। वहाँ पर जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जो स्लोगन्स रेस किए जा रहे हैं, जिस तरह के जेस्चर्स वहाँ पे दिए जा रहे हैं, हम ना तो दिखा सकते हैं, ना मैं दिखाना चाहती हूँ, ना मैं उनको रिपीट करवाना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज इंतहाई काबिल एहतराम है, इंतहाई मोहतरम है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब एक जिम्मेदार, एक पेशावर सोल्जर हैं। पाकिस्तान की आर्मी चीफ बाहर अगर इस किस्म के एहतजाज कर रही है तो मकसद क्या है, इसके पीछे है कौन? ये सवालात इस पे आज प्रोग्राम में डिबेट जनरेट करेंगे और सवाल के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इमरान खान क्या नाअहल हो सकते हैं, क्या गिरफ्तार हो सकते हैं? कल नैब रावलपिंडी में उनकी पेशी है, बुशरा बीबी की भी पेशी है, तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है? इस पर भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। कुछ दीगर मामलात भी हैं। क्या इस वक्त जो एक शदीद पोलराइजेशन का और शदीद सियासी इख्तलाफात का, सियासी दुश्मनी का माहौल है सियासी जमातों के दरमियान, क्या इसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्या इसमें से कोई बेहतरी का रास्ता आगे निकल सकता है? ये वो इशूज़ हैं जिन पर आज हम प्रोग्राम में डिबेट करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे मुल्क के मशहूर मारूफ कानूनदान, बहुत मोतबर, बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सरकर्दा मरकज रहनुमा है, बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब। पहले वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहला सवाल आपसे कि इस वक्त मुल्क में जो आतशी सियासी माहौल है, जिस तरह के सियासी इख्तलाफात हैं, आपको सियासी पॉलिटिकल सिचुएशन कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? क्या आपको इसमें से कोई दरमियानी रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या कोई मुज़ाकरात या कोई बातचीत की ऑप्शन आपको इसमें से निकलती हुई नजर आ रही है? देखिए फरीदा, इसमें एक बड़ी दो तीन बातें तो बड़ी क्लियर है। एक बात यह है कि हुकूमत को जोम है बहुत सतवत शमशीर पे, उसे है जोम बहुत सतवत शमशीर पे, उसे शिकोह कलम का नहीं है अंदाजा। ये गवर्नमेंट जो है ये इस वक्त समझ रही है कि हमारे पास चूंकि हुकूमत है, हमारे नीचे रेंजर्स है, हमारे नीचे पुलिस है, और हम इस वक्त शायद सिपा सालार के भी फेवरेट्स हैं, तो इसलिए हमें कोई कुछ नहीं कर सकता और हम तबाह और बर्बाद कर देंगे इमरान खान को या कोई भी हमारे सामने खड़ा हुआ। ये राना सनाउल्ला और मरियम बीबी की बातों से जाहिर होता है। जिस अंदाज से और जिस गरूर से वो बात करते हैं कि ये कौन बोल रहा है खुदा के लहजे में, इस तरह वो बात करते हैं कि इसको भी हटा दो, इसको भी खत्म कर दो और फिर हमारे लिए रास्ता छोड़ो, गलियां हो जाए सनिया विच मिर्जा यार फिरे। ये उनकी पॉलिसी है नून लीग की। अब अगर ये पॉलिसी है तो इससे सारी दुनिया तो इत्तेफाक नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई एलिमिनेट होके भी एलिमिनेट नहीं होता, हो ही नहीं सकता। पॉलिटिक्स में कोई एलिमिनेट नहीं होता। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को आपने फांसी लगा दी, 4 मरतबा बाद उसकी पार्टी ने हुकूमत बनाई। आपने बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया, उसके बाद उसकी कौमी असेंबली भी आई, उसका प्रेसिडेंट भी उसका आया, और सिंध में बदस्तूर उसकी हुकूमत चल रही है, बदस्तूर।
تو یہ کہنا کہ جی ہم ایلیمینیٹ کر دیں گے اور یہ چور ہے اور یہ خوشا کھانے کا وہاں سے اس نے غلط طور پہ اور بےایمانی کر کے نکالی ہوئی ہے اشیاء، تو وہ تو اب جب یہ خوشا کھانے کی ساری فہرستیں آ گئی ہیں تو وہ تو چارج ہی مذاق بن گیا ہے. وہ پہلے سب کو جنہوں نے پہلے لیا ہوا ہے ان کو ٹرائی کریں تو پھر آپ اس کی طرف آ سکتے ہیں. یہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہونا چاہیے، تو اس میں تو یہ کوئی بھی بات نہیں. چوتھی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ان کے اپنے اندر جو خوف ہے اور اپنے اندر جو ان کا ڈر ہے اور بزدلی ہے ان کی، وہ اس سے زیادہ کیا ثابت ہو سکتی ہے کہ عمران خان جب اپنے گھر سے چلا گیا ہے، وہاں سے 150 میل دور ہے، موٹر وے پہ ہے، ساتھ اس کے لوگ ہیں، آہستہ اس کا قافلہ چل رہا ہے، پر اب وہ آؤٹ آف ریچ ہو گیا. تو پھر آپ آ کے اس کے گھر میں when he is not available آپ اس کا گیٹ بھی توڑتے ہیں، آپ اس کے گھر میں داخل بھی ہوتے ہیں، پولیس اندر چلی جاتی ہے اور پولیس وہاں جا کے بظاہر مبینہ طور پہ برآمدگی بھی کرتی ہے کلاشنیکوف کی اور خود کار اسلحے کی اور پیٹرول بم چلانے کی جو ہے ترکیبیں اور جو عناصر اس کے لیے بنانے کے لیے ہیں. اب ایک ایک کو ہی دیکھو، یہ کہتے ہیں اسلحہ ہم نے وہاں سے برآمد کیا، کلاشنکوف برآمد ہوئی اور رائفلیں خود کار رائفلیں برآمد ہوئی. پہلی تو بات ہے کہ وہ یقیناً اگر ایسی برآمدگی ہوئی ہے تو عمران شکار کا شوقین ہے، پہاڑوں میں بھی جاتا ہے، دریاؤں میں بھی جاتا ہے. اس نے تو پوری کتاب اس پہ ایک ٹیکسٹ پہ لکھی ہوئی ہے. تو اس کے پاس کثیر 4-5 بندوقیں ہونا، رائفلیں ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں گیا ہوں میرے گھر کو بھی انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے. ایک گیٹ توڑ دیا میرے بڑے بھائی کی گھر کی طرف. اس ایک کمپاؤنڈ میں ہمارے گھر ہیں بہنوں اور بھائی کے اور بھائیوں کے، تو اس میں نہ صرف یہ کہ دیوار توڑی ہے انہوں نے، بلکہ میں وہاں جب گیا ہوں تو مجھے میرا بڑا انٹریکشن ہوا ہے، وہاں بہت سارے لوگ جمع تھے. ہاں اعتزاز صاحب، یہاں پہ آپ کو ذرا میں انٹرپٹ کروں گی. اچھا کیا کہ آپ نے یہ بات آپ نے چھیڑ دی، کیونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ چل بھی رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، میڈیا پہ چل رہا ہے. تو میں آپ کی اجازت سے یہ سوال آپ کی فیملی کے بارے میں کرنا چاہوں گی، ادروائز میں یہ سوال نہ کرتی. لیکن یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے، یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ آپ کی 2 ہمشیرگان جو کہ زمان پارک کے علاقے میں ہی رہتی ہیں، وہ بہت تنگ تھیں اور وہ کافی خوش ہوئی ہیں اس کارروائی سے. انہوں نے شاید ایک لیٹر بھی لکھا تھا کہ یہاں پر آرام نہیں کیا جا سکتا، سو نہیں سکتے، سکون نہیں ہے، رات کو دیر تک ترانے بجائے جاتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، تو ان کی جو نجی لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو اس معاملے کو ذرا ایڈریس کر دیجیے گا. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بڑا موزوں سوال کیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک عنصر کہہ رہا ہے کہ یہ اقتدار احسن کی ہمشیرگان کی درخواست پہ یہ ایکشن ہوا ہے. میری ہمشیرگان کا گھر بالکل درمیان میں ہم دونوں بھائیوں کے، ایک کا ایک سائڈ پہ، ایک سائڈ احاطہ ایک ہی ہے، اور وہ لیکن رہتی اسکاچ کارنر میں. وہ یہاں سے کوئی کم از کم 200-250 گز دور رہتی ہیں اور ان تک نوائز نہیں جاتی. ان کا میری ایک بہن کا پوتا وہ یہاں ضرور رہتا ہے اور اس کی بیگم بھی وہ آ کے رہتے ہیں، اور وہ خاصے خدمت میں تھے. ان کو کافی تکلیف تھی اس کی اور رات کی میوزک کی، اور وہ شفٹ کر گئے اپنے والدہ کے پاس، اور کیونکہ اچھا کیا انہوں نے. لیکن ان کو تکلیف یقیناً تھی، اور وہ جتنا رہے ہیں اور یا رہ نہیں سکے، وہ نوجوان اور ان کی بیگم شاکی تھیں اور بڑی ناراض تھی. لیکن دونوں میری بہنیں جو ہیں وہ یہاں نہیں، وہ اسکاچ کارنر میں نہر کے دوسری طرف
ریلوے لائن کے قریب تر رہتی ہیں. تو وہ لیکن انہوں نے شکایت کی ہے, بالکل شکایت کی ہے. ان کو شکایت اور شکوہ ہے. میرا بیٹا وہاں رہتا ہے اور میری بہو, ان کو کوئی شکوہ نہیں رہا, اور وہ بدستور وہاں رہ رہے ہیں. اور بیچ میں باہر گئے ہوئے تھے جب سارا شور شرابہ ہوا, اور پہلے سے بھی یہ تو ہنگامہ 1-1.5 مہینے سے چل رہا ہے. اس میں انہوں نے شکایت نہیں کی, اور میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو گزارا کر رہے ہیں, ہمیں تو رونق لگی ہوئی نظر آتی ہے. تو ایک دو پرسپیکٹو ہے. رہنے میری بالکل اس سے اس کو ناقابل برداشت سمجھتی ہیں, اور ان کے ایک کے بیٹے نے نوٹس بھی دیا ہوا ہے, اور وہ غالباً عدالت بھی جانا چاہتا ہے. میرے سے انہوں نے مشورہ اس معاملے میں نہیں کیا, اور جو ان کے نوٹس سے اور لیٹر جو خط لکھا انہوں نے عمران خان سے, اس سے پتہ لگتا ہے وہ یقیناً اس سے بہت کیا اس کا کہنا چاہیے, بہت مشکل میں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں اور ہے. ٹھیک ہے اعتزاز صاحب, آپ نے بہت اچھا کیا, آپ نے اس بات کو ایڈریس کر دیا. ادروائز یہ میرا وتیرہ نہیں ہے کہ میں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات کروں, لیکن چونکہ یہ والا معاملہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے, گیون دیٹ کہ آپ کی ہمشیرگان نے ایک لیٹر بھی لکھا, آپ نے تصدیق کر دی کہ بالکل انہیں شکایت کی, تو میں اس لیے آپ کی اجازت سے میں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ اپنی ذاتی زندگی یا اپنی فیملی کی لائف کے حوالے سے وضاحت کر دیں, جو کہ آپ نے کر دی. اس کو یہیں پہ روکتے ہیں, مزید آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے. جو سیاسی اور قانونی معاملات اس پہ مزید آپ کی رائے مجھے چاہیے. عمران خان کی نااہلی گرفتاری, اس حوالے سے بہت چرچا ہے. خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نااہل کرنا چاہتے ہیں, گرفتار کرنا چاہتے ہیں, بلکہ وہ تو یہاں تک بڑھ گئے, روزانہ کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں قتل کرنے کی جو ہے وہ سازش ہے, پورا منصوبہ ہے. کیا عمران خان نااہل گرفتار ہو سکتے ہیں؟ جتنے بھی مقدمات ان کے خلاف موجود ہیں, ان میں سے کوئی مقدمہ آپ کو اتنا میرٹ پہ رکھتا ہے, لگتا ہے کہ اس میں عمران خان نااہل یا گرفتار ہو سکتے ہیں؟ اصل میں بتاؤں میں آپ کو, کسی نے کام غلط کرنا ہوگا تو وہ کام میں زیادتی کر دے. زیادتی جو کرتا ہے اس کی بدنیتی ثابت ہو جاتی ہے. اگر بدنیتی ثابت ہو جائے تو بدنیتی میلس ڈسٹرائز ایوری ٹرانزیکشن, لا کا ہے میلس ڈسٹرائز ایوری ٹرانزیکشن. میلس کا مطلب ہے بدنیتی. اب اگر آپ ایک شخص پہ, کسی بھی شخص پہ 90 یا 100 مقدمات بنا دے تو اس سے میلس یا بدنیتی کے علاوہ کیا نظر آتا ہے؟ تو میرا خیال ہے جس جذبے اور جس فرینزی اور پیشن کے ساتھ انہوں نے پرسو کیا ہے عمران خان کو اس کے کریئر کو ختم کرنے کی کوشش میں, جتنا انہوں نے اوور ڈو کر دیا ہے مریم نے اور رانا ثناء اللہ نے, اس کا فائدہ سارا عمران خان کو ہوگا. اور میرا خیال ہے کوئی بھی کورٹ یہ کہہ دے گی, یہ یقیناً کہہ دے گی, اگر ظہور الہی کے کیس میں کہہ سکتی ہے تو اس کے کیس میں کیوں نہیں کہہ سکتی؟ شجاعت حسین کے کیس میں کہہ سکتی ہے تو اس کے کیس میں کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اور دیگر کئی کیسز ہیں جن کے کیسز میں انہوں نے کہا ہے, جتوئی صاحب کے کیس میں کہا ہوا ہے, سپریم کو ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے. سپریم کورٹ تو ویسے ہی کہہ دے گی کیونکہ یہ دیگر ایک سے زیادہ ہائی کورٹ میں اس کے خلاف کیسز ہیں. وہ کورٹ کہتی ہے کہ بھئی اس کے خلاف جتنے کیسز ہیں نمبر 1 ان کا ریکارڈ میرے سامنے پیش کرو. نمبر 2 اس وقت تک آپ نے کوئی اس کے کسی کیس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی. نمبر 3 اگر کوئی اور کیس بھی دائر کرنا ہے تو ہمارے سے پرمیشن دینی ہے. نمبر 4 اس کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرنی, نہ اور کیس رجسٹر کرنا ہے. میرا خیال ہے یہ عمران خان کو بآسانی مل جائے گا یہ حکم, اور کیونکہ 100 کیسز 14 دن کے اندر, تو میرا نہیں خیال کسی بھی مقدمے میں کے شخص کے خلاف وہ ہے. اور ایسا کیس ہوا ہے کہ جس پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا دی ہے. وہ ایک کیس میں فواد چودھری کو بھی ساتھ, اور وہ جو ہے دوسرے دیگر شبلی فراز اور
اور اسد عمر اور اگر جو ہے حماد اظہر اگر اسلم حماد اظہر وہ اس پہ لگا دیا ہے. اب یہ شریف لوگ ہیں, ان پہ اے ٹی اے لگانے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں. وہ سب کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے گی عدالت اور کہے گی کہ یہ بدنیتی پہ ہوا ہے. اصل میں بدنیتی سے جو کام کیا جائے وہ قانون کے خلاف ہوتا ہے, اور یہاں بدنیتی پہ, بالکل بدنیتی پہ یہ کام ہوا ہے. جو نظر آتا ہے وہ پہلے کہتی ہے کہ اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرو, وہ کہتے ہیں آپ نے مذہبی جماعت کو ٹی ایل پی کو تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ڈکلیئر کیا, اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے وہ تو مذہبی جماعت ہے, یہ سیاسی جماعت ہے. یہ سیاسی جماعت ٹیررسٹ ہو سکتی ہے, مذہبی جماعت تو ٹیررسٹ ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ کون مانے گا جب ٹیررزم اس ملک میں ہوتی مذہب کے نام پہ ہے, یہ طالبان اور یہ سارے, تو وہ نہیں ہو سکتے. پی ٹی آئی ہو سکتی ہے. میں کوئی پی ٹی آئی کا غریزہ ممبر نہیں ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبر ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں لیکن کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہے ایسی پالیسی کو انڈورس کرنا, نیتی کو انڈورس کرنا, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل جو پالیٹیشنز ہوں یا پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ان کو عدالت یا انتظامی یا فوجی طریقے سے کل عدم قرار دیا جائے یا پابندی لگائی جائے ان پہ. ہم بالکل ہرگز نہیں چاہتے. ہمارے خلاف عدالتی فیصلوں نے بارہا ہمیں نقصان پہنچایا ہے. ایک عدالتی فیصلہ ہمارے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو شہید کو لے گیا. ایک عدالتی فیصلہ نے اس معاملات سے انڈورس کیا اور تصدیق کی. ہمارے اسمبلی کی ڈسولوشن فاروق لغاری نے جب کی, اس کی ڈسولوشن کو تسلیم انہی گراؤنڈ سے کی جن گراؤنڈ پہ اسحاق خان نے جب نواز شریف کی اسمبلی کو تحلیل کیا تو سپریم کورٹ نے انہی گراؤنڈ پہ کو نہ مانتے ہوئے اور اس کو بحال کر دیا. یہ سب کے سامنے ہے. ہماری اسمبلی انہی گراؤنڈ پہ اس کو دفن کر دیا گیا اور نواز شریف کی تدفین شدہ اسمبلی کو انہوں نے قبر کشائی کر کے نکال کے باہر کھڑا کر دیا 1993 میں. تو ہمارے ساتھ تو بہت کچھ ہو چکا ہے. عدالتوں کے ذریعے ریفرنسز بنے اور ہمیں نکالنے کی ہر وقت کوشش کی گئی. ہم نہیں سمجھتے کہ کسی سیاستدان کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے تھرو اے پروسیس, جوڈیشل پروسیس, اور اس کو صرف ڈیموکریٹک پروسیس سے نکالا جا سکتا ہے کہ وہ ووٹ اس کو نہ ملے, لوگ اس کو نہ پسند کریں. اب یہ گھبراتے ہیں نون والے اس کی مقبولیت سے, عمران خان کی. اب وہ مقبولیت تو خود ہی انہوں نے بنائی ہے. میرا خیال ہے پچھلے سال اپریل میں جب اس کی حکومت تھی عمران کی, تو عمران بہت انپاپولر تھا. انہوں نے اس کو ناروا طریقے سے نکالا. تو ہر آدمی کی انڈر ڈاگ کے ساتھ, ہمارے ملک میں جو خود ہی انڈر ڈاگ کا ملک ہے, غریب آدمیوں کا ملک ہے, احسان کیے گئے آدمیوں کا ملک ہے. ہمارے ملک میں خود ہی لوگ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ جس کے پہ ظلم ہو رہا ہو یا زیادتی ہو رہی ہو, سمجھے. تو اس کے بعد ان کا جو گراف ہے وہ بالکل نیچے گرنا شروع ہو گیا. اب جو اس کے ساتھ کریں گے زیادتی, اور اس کا قد اور بڑھے گا, جیل میں ڈالیں گے وہ اور بڑھ جائے گا, اس پہ حملے کریں گے وہ اور بڑھ جائے گا. اب وہ مریم نواز کو وہ کراؤڈ بھی نہیں مل رہے جو پہلے ملتے تھے. اب اس کو ڈیڈ فش اسمال کراؤڈ مل رہے ہیں. کہاں اس کے لندن جانے سے پہلے ایک سمندر آیا ہوتا تھا اس کے لیے. اب اس کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ شی از آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. اب وہ چاہتی ہے اور ثناء اللہ چاہتا ہے کہ اس کو فوراً ختم کیا جائے جیسے بھی ہو. عمران خان کا گلا دبوچ دیا جائے تب ہم بچتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. سیاست میں یہ کبھی نہیں ہوا.
ठीक है। बरसे इंतजार साहब, आखिरी सवाल आपसे, बल्कि आखिरी दो सवाल आपसे। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने आज कहा है कि सियासी इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इनको कम करने की ज़रूरत है और सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख के, इनको भुला के आपस में बैठ के बात करने की ज़रूरत है। इमरान खान पहले कह चुके हैं, दावत दे चुके हैं सबको कि मैं सबके साथ मिलकर बैठ के बात करने को तैयार हूं। तो चीफ जस्टिस साहब ने जो आज सियासी कुव्वतों पे जोर दिया है कि आप बैठ के बातचीत करें, आपको लगता है कि चीफ जस्टिस के आज के बयान के बाद, आज की उनकी इस हिदायत के बाद, एक नसीहत के बाद सियासी कुव्वतें आपस में बैठ सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं? इसके लिए पहल कौन कर सकता है? एक सवाल ये। और दूसरा, आर्मी चीफ के खिलाफ, मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से एक कैंपेन चलाई जा रही है, इमरान खान का बयान ऑन रिकॉर्ड आ चुका है, एक दफा नहीं कई बार ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिस तरह से प्रोटेस्ट अरेंज करवा रही है या कर रही है उनके लोग पाकिस्तान से बाहर, तो ये जो आर्मी चीफ के खिलाफ एक काबिल मजम्मत मुहिम शुरू हो चुकी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये दोनों सवालात के जवाब दे दीजिएगा। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जहाँ तक जिक्र है, अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो उन्हें ये करना चाहिए कि उन्होंने जो हुक्म दिया है कि इसके तहत प्रोविंशियल इलेक्शन दोनों उनके लिए तय हो चुका है कि ये डेट पे वो प्रोविंशियल इलेक्शन होगी, उनको वो ज्यादा सिक्योर करे और वो अपने ऑर्डर की तामील करवाएं, क्योंकि इसमें एक बहुत अहम बात है। अगर ये इलेक्शन अब न हुए उस मियाद में जो मियाद सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर दी है, तो उस मियाद के बाद मुझे ये बताएं कि वो अगर खत्म होगी और इलेक्शन न हुए तो ये निगरान क्या पक्के हो जाएंगे? निगरान तो पक्के नहीं हो सकते। निगरान दोनों चीफ मिनिस्टर और दोनों गवर्नर और सारा सिस्टम जो है वो धड़ाम से नीचे गिरा आएगा, क्योंकि निगरान तो एक दिन एक्स्ट्रा नहीं बैठ सकते, क्योंकि आर्टिकल इलेक्शन की मियाद के बारे में कहा है नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। नॉट लेटर देन, ये नहीं कहा कि विद इन 90 days। लफ्ज अल्फाज है नॉट लेटर देन 90 days। तो वो तो 91 दिन में वो निगरान बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और मुझे मालूम नहीं, मोहसिन नकवी का, वो मैं समझता हूँ शरीफ आदमी है, उसको भी खत्म उठाना चाहिए। बट आजम खान जो KPK का चीफ मिनिस्टर है, वो तो मैं जानता हूँ सीनियर सिविल सर्वेंट, बड़ी अच्छी रेपुटेशन वाला है, वो तो उठ के आ जाएगा कि सर मैं तो इसके बाद बैठ ही नहीं सकता हूँ। तो ये कैसे चलाएंगे? एक वैक्यूम हो जाएगी, तो बहुत बड़े 70% आबादी के लिए हुक्मरानी की वैक्यूम हो जाएगी। 18वीं तरमीम के बाद सबसे अहम किरदार है सूबे का, और उसके बाद वफाक का कम किरदार कम है किरदार। अब सूबे ही दो नहीं होंगे, रेवेन्यू ही नहीं ले सकेंगे, रेवेन्यू पास ऑन नहीं कर सकेंगे वफाक को, क्योंकि वफाक अब रेवेन्यू और इनकम लेता है सूबों से, तो क्या बनेगा? तो ये तो चीफ जस्टिस का पहला काम इस वक्त मैं समझता हूँ है, अगर उन्होंने कोई काम करना है इस कौम के हक में और कौम के फायदे के लिए, कि वो अब गलत हुआ सही हुआ, किसी को पसंद हुआ ना पसंद हुआ, वो अपने फैसले पर अमल दरामद कराएं और इलेक्शन उसके मुताबिक हो। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फरार का रास्ता नहीं इख्तियार कर सकता, कोई उससे गुरेज नहीं कर सकता। सिपा सलार भी अगर ये फैसला होता रहा, इलेक्शन आ गए इसी के मुताबिक, सिपा सलार भी नफरी देगा, मैं रेंजर्स भी आएंगे, सिक्योरिटी भी होगी। और सिक्योरिटी देखे पाकिस्तान इतना बड़ी रियासत है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हजारों बाजार, हजारों लाखों स्कूल, कॉलेज, अस्पताल दिन में सब इसमें चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं और सड़कें करोड़ा हैं। अब उनमें कहीं एक कोई वाकया हो जाता है, खुदा ना खास्ता हो, तो क्या सारे पाकिस्तान का कारोबार बंद हो जाता है? और फिर ये सबसे अहम कारोबार है, जो ये कारोबार है, ये सबसे अहम कारोबार है। जो कारोबार है इलेक्शन का, इससे ज्यादा अहम कोई कारोबार नहीं आइन के तहत।
तो आइन में के पे चले, आइन पे ठीक है। चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट्स अप्रूव कर दी है वो हतमी है, उनको हतमी समझे, बैरिस्टर साहब, लोग इलेक्शन मोड आर्मी में आ चीफ वाले जाए सवाल का जवाब भी दे और दीजिए। समझ लें कि इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन लड़े, इससे आगे गुजरे, फिर हम मिन्नत तरला करेंगे, पीडीएम की भी मिन्नत तरला करेंगे, इमरान खान की भी और पीटीआई की भी, कि अब आप एक पेज पे होके बैठ जाएं, ठीक। अब एक दूसरे से नफरतें छोड़ दें। हम मुकला ये करेंगे, हम मुकला निकलेंगे इनको और उसके खिलाफ निकलेंगे जो इनकार करेगा ठीक। इस मामले में। राइट। तो इस वक्त और कोई हल नहीं है, तो ये है कि ये बेयकीनी खत्म हो और इलेक्शन हो। ठीक। जहाँ तक इमरान खान का किसी को बुरा भला कहना है या अच्छा भला कहना है, ये तो अब हमारे मुल्क में जिस अंदाज से मरियम नवाज शरीफ ने कभी ललकारा है और नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ बाजवे को और सिटिंग फैज मोहम्मद फैज को, जनरल फैज को गुजरावाला की तकरीर में, या ये रोज ललकारती रही है मरियम बीबी सुप्रीम कोर्ट के जहाज सर्विस आइंदा होने वाले चीफ जस्टिस की तस्वीरें जलसे में बड़ी बड़ी उजागर करके और उनको दिखाती रही है और उनको तबर्रे और गालियां देती रही है। तो उससे ज्यादा आर्मी चीफ बाजवे को भी जो वो कह रही है, तो ये हम समझते हैं कि ये लोग ज्यादा तवक्कुआत रख लेते हैं पहले आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस से, फिर जब वो नहीं उतरते उस उम्मीद पे, फिर ये उनके खिलाफ बातें करने शुरू कर देते हैं। तो हम दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये एक इलेक्शन आप करा लेने दें, फिर वकला भी निकलेंगे और वकला वो वकला नहीं जो मुतशद्दिद वकला है, वो वकला जो नॉन वायलेंट है, जो एक अकल और शऊर रखते हैं, जो कौम को इकट्ठा रखना देखना चाहते हैं। हम हुकूमत नहीं करना चाहते वकला, और हम चाहते हैं हमारे हुक्मरान ठीक हो और सबको इंशाल्लाह फिर बिठाएंगे करेंगे। इस वक्त एक दफा इलेक्शन हो जाने दो, कोई जीत जाए, कोई बहुत मेजॉरिटी से जीतता है, फिर भी हम उसमें जोम नहीं आने देंगे, इंशाल्लाह हम जोम नहीं आने देंगे कि वो बहुत खुदा बन गया है, ना किसी और की विक्टिमाइजेशन हो देंगे। इसमें हम वकला का किरदार है जो हम करेंगे और आप सब इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे। अभी बस इलेक्शन हो जाने दें, थोड़े से दिन रह गए, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है, उसको जो मुतनाज़ा बनाता है वो मैं समझता हूँ मुल्क से ज्यादती और जुल्म कर रहा है, क्योंकि जमहूरियत के अलावा तो और रास्ता कोई नहीं, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में और कोई हुकूमत ही नहीं हो सकती जब तक इलेक्शन ना हो। वहाँ तो एक इतनी बड़ी खला पैदा होगी कि उस खला में कोई और आके बैठ गया, कोई घोड़े दौड़ाता हुआ मैन और हाथ में आ गया, तो फिर आप भी पछताएंगे, मैं भी पछताऊंगा, सब पछताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब, कई अहम सवालात के जवाब दे रहे थे और जो अहम तरीन नुकता उनकी सारी गुफ्तगू में से वो वकला तहरीक, एक नई वकला तहरीक और वकला के किरदार सियासी जिद्दोजहद के हवाले से, सियासी मामलात को बेहतर बनाने के हवाले से, इस वक्त जो एक पोलराइजेशन है, सोशल पोलराइजेशन है, उसको बेहतर बनाने के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से वकला तहरीक का एक इंदिया दे रहे थे, अहम इशारा कर रहे थे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आर्मी चीफ के खिलाफ मज़मूम मुहिम, इमरान खान की कल नैब रावलपिंडी में पेशी होगी कि नहीं होगी, बुशरा बीबी के हमरा, और क्या खान और बुशरा बीबी गिरफ्तार हो सकते हैं नैब पेशी के मामले पे, और इमरान खान के कत्ल का मंसूबा, इन सारे मामलात पे मजीद सवाल करेंगे कुछ मजीद गेस्ट्स के साथ। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आर्मी चीफ के खिलाफ एक मजमून मुहिम, बावजूद इसके कि पीटीआई ने इनकार किया और कहा है कि हम इस मुहिम के पीछे नहीं हैं, लेकिन वजीर आजम ने इसका सख्ती से नोटिस लिया है और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी है। ये पहला मौका नहीं है कि वजीर आजम जबानी, कलामी
हुकूमत ज़बानी कलामी इन चीज़ों का नोटिस ले रही है। इससे पहले भी जब इस किस्म के वाक़यात हुए तो कमोबेश 2 से 3 मौके पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस किस्म के बयानात दे चुके हैं। एक बयान तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौमी असम्बली पे खड़े होकर दे चुके हैं कि इस किस्म के बयानात की रोकथाम के लिए हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। तब क्या कहा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने? टेक अ लिसन। मैं ना साजिश की बात कर रहा हूं इमरान खान के हवाले से, न कोई और बात कर रहा हूं। शॉर्ट ऑफ दैट आप जो भी कह लें, लेकिन कल जो उन्होंने खुद जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये फिर शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। कल जो उसने जुबान इस्तेमाल की है, अगर इसको आइन और कानून के दायरे में रहकर सख्ती से ना रोका गया तो खुदा न खास्ता इस मुल्क में एक बहुत ज्यादा एक भूचाल आ सकता है। ये मई 2022 का स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। कम से कम एक साल पहले, एक साल से हुकूमत यही कह रही है कि हम इस किस्म के बयानात की रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो सख्त से सख्त कार्रवाई सिर्फ बयानात की हद तक, ट्वीट्स की हद तक, स्टेटमेंट्स की हद तक रहती है। हुकूमत आखिर जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हवाले से सवाल करेंगे। प्लस इमरान खान की कल नैब की पेशी पेश होंगे, नहीं पेश होंगे, बुशरा बेबी की पेशी, उस हवाले से भी बात करेंगे। गिरफ्तारी क्या हो सकती है? और इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि उनको कत्ल करने का मंसूबा है, गिरफ्तारी सिर्फ एक बहाना है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सरकर्दा मरकज़ रहनुमा सेंटर हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बाकी सवालात आपसे बात में करूंगी। पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हुकूमत ने इल्ज़ाम भी लगाया है, और कल हमने इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सुना भी है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट देखे भी हैं जो कि यूके और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहे हैं, जिस किस्म के वहाँ पे स्लोगन्स आर्मी चीफ के खिलाफ रेस किए जा रहे हैं, जो जेस्चर्स किए जा रहे हैं, जो कि मैं दिखाना भी नहीं चाहती, हम दिखाना भी नहीं चाहते। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप वो स्टेटमेंट जो इमरान खान ने कहा है, उसने किसी इदारे के बारे में नहीं कहा। उसने एक बात की है, उसने कहा कि ये जो पीडीएम कर रही है, ये पीडीएम की औकात से बड़ी बात है। जो पीडीएम कर रही है ये इनकी औकात नहीं है, इनकी कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक आदमी ये डिसीजन ले सकता है, और जब उससे नाम लिया गया तो उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ उस एक पोजीशन का वो करके कहा कि ये पोजीशन है, और उन्होंने उससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा। उन्होंने किसी इदारे को, किसी को मलाइन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हर एक, देखिए, हर एक, आप इधर बैठी हुई हैं, आप एक डिसीजन लेती हैं, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि न्यूज़ वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू डू। यू एज अ एंकर पर्सन कैन टेक सर्टेन डिसीजन, दैट्स द पावर यू हैव, ठीक है। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई। नंबर टू, आई इन माई पर्सनल कैपेसिटी, in my whatever capacity you want to say it, चूंकि मैं तहरीक इंसाफ के जो कोर कमेटी है उनके मैं मेंबर नहीं हूं, तो मैं उस लिहाज से नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर आपको बता सकता हूं कि देयर इज नो पीटीआई ऑर्गेनाइजेशन या पीटीआई के लिहाज से कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिससे आप ये जो बता रहे ना कि एक मुनज़्ज़म किस्म की कोई चीज है। हाँ, देयर आर पीपल, आई हैव सीन ऑल दोस थिंग्स। आपने वो वीडियोस देखी? मैंने सारी वीडियोस देखी है, ठीक है। दे आर नॉट गुड थिंग अबाउट आवर कंट्री, दे आर नॉट गुड थिंग अबाउट के होना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुल के उनको डिसोन भी नहीं करती, खुल के उनकी मसम्मत भी नहीं करती, और जो आप फरमा रहे हैं ना कि खान साहब ने किसी एक शख्सियत का नाम नहीं लिया, इससे पहले बीबीसी को वो इंटरव्यू दे चुके हैं। आपकी इजाजत हो तो वो चंद सेकंड्स का क्लिप है, मैं सुनवा दूं। मैंने वो सुना हुआ है, लेकिन आप जरा सुनवा देंगे, फिर रिकैप हो जाएगा। सुनवाइएगा सर। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये तो एक दिन ना गवर्नमेंट में रहे, ये तो एक दिन नहीं रहेंगे जब ये पीछे से उन्होंने हाथ उठाया। और मुझे अफसोस ये लग रहा है कि नवाज शरीफ से जो वादे किए गए थे वो ये वादे पूरे किए जा रहे हैं। जब ये आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी तो तब जो मुझे तो ये लग रहा है, आप अगर मेरे से पूछे क्यों है, शायद कोई वादा किया हो जिस तरह नवाज शरीफ से। आपने सुन लिया, यहाँ पे आर्मी चीफ का बाकायदा नाम ले रहे हैं, आर्मी चीफ और कह रहे हैं कि तैनाती के, यानी कि आप उनकी तैनाती को मुतनाज़िया बना रहे हैं, और कह रहे हैं कि जी वादे कुछ किए गए थे इस तरह है नवाज शरीफ से, और उसके मुकाबले में तैनाती। देखिए, लेट्स बी, अगर हम यहाँ बैठे हुए ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, डेड ऑनेस्ट, बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
ठीक है। जो आर्मी चीफ का नाम वॉज प्रपोज्ड बाय अ सर्टन जमात, वी ऑल नो दैट थिंग, ठीक है। मैरिट पे थे, होंगे, वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव ठीक है। है। देखिए वज़ीर आज़म सही ने बात लगाया। है, मैं देखिए मैं पर्सनली, आप मुझसे पूछे, जी। मैं पर्सनली इस चीज के खिलाफ हूं कि प्रेरोगेटिव होना चाहिए वजीर आजम का। फिर कैसे तैनाती मैं होनी चाहिए? समझता हूं कि आर्मी उसमें हमेशा देखिए जो लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल तक पहुंचता है उनमें एक सीनियरिटी और हर एक बंदा इक्वल होता है, प्लस माइनस 1% का फर्क होता है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। उनमें से जो बंदा मेरिट पे नंबर 1 है, व्हाई शुड ही नॉट बिकम ऑटोमेटिकली नंबर, Senior most की आप बात सीनियर करें। मोस्ट की बात करें, अच्छा। जैसे जुडिशरी में है। हाँ। देखिए इनका जो सिस्टम है ना, जुडिशरी में तो बहुत ज्यादा, इनका तो सिस्टम है पिरामिड सिस्टम है। नीचे से कोई पता नहीं कितने लोग स्टार्ट होते हैं और करते 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 छांटी होती जाती है, एंड में वो 10-12 बंदे, उनमें से भी 5 या 6 या 3 ऐसे होते हैं जो उस लेवल को पहुंचते हैं। ये आपकी जाती राय है, ये मेरी जाती राय है। लेकिन ये आपकी पार्टी की जो माजी की पॉलिसी रही है, खासतौर पर जब वो गवर्नमेंट में थे तो जनरल फैज को बनवाना चाहते थे, मैं- वो वाज नॉट द सीनियर मोस्ट। I would not agree with that as well. ठीक है। I would not agree with that thing. देखिए, इसी if में you great want to, अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क प्रोग्रेस करे, तो इस लेकिन मुल्क आप में हर चीज में, लेकिन आप हर मजम्मत चीज करते हैं में, जो प्रोटेस्ट हुए हैं। मैं समझता हूँ, और ये बात भी गलत है। मैं समझता हूँ कि देखिए इस किस्म के प्रोटेस्ट जो होते हैं ना, that should not be done in such a way, it should not be done. ठीक है। लेकिन at the same time, ये याद रखिए, at the same time हम सबके पास एक आजादी होनी चाहिए। अगर कोई बंदा भी, चाहे वो चीफ जस्टिस क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे वो कोई वो करे, अगर कोई बंदा कोई ऐसे डिसीजंस ले रहा है जिसका ताल्लुक पॉलिटिकल उसके साथ सिनारियो के साथ है, देन एवरीबडी शुड बी एबल टू टेक द बैकलैश ऑफ द पीपल। इस वक्त आपको तकरीबन 70%, 7 out of 10 people आप are ये कहना चाह रहे pro-PTI. हैं, आप भी इन बिटवीन द लाइंस, इन बिटवीन द वर्ड्स, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऐसे डिसीजंस ले रही है जो कि पॉलिटिकल है, और एस्टैब्लिशमेंट अभी भी ए आप पॉलिटिकल नहीं समझती है। नहीं ले रहे, आप समझती नहीं ले रहे। I'll take नहीं, establishment on their word. वो कहते हैं कि हम apolitical हैं, so we should trust them कि वो apolitical हैं इस वक्त। नहीं। और खान साहब जो बार-बार शिकवे कर रहे हैं, फिर उसका मकसद क्या है? अगर एस्टैब्लिशमेंट apolitical ना होती तो खान साहब फिर बार-बार आर्मी चीफ को दावत क्यों दे रहे हैं कि आप इलेक्शन में मुदाखलत करें? उन्होंने देखिए बात ये हो जाती है, इस मुल्क को अगर आपने इस प्रॉब्लम से निकालना है, इस भंवर से निकालना है, द ओनली पॉसिबिलिटी इज इलेक्शंस करवा ले जितनी जल्दी हो सकते हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, एस्टैब्लिशमेंट पूरा ताल्लुक है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि सारी चीजें। बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद। Let's take a short quick break. Sorry to catch you in live program. Let's take a short break and then come back. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंट्रल मोमेंट साहब, आपसे मजीद सवाल बाकी हैं, खासतौर पर एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से जो आपने एक डिबेट छेड़ दिया। आई विश कि मेरे पास कंप्लीट प्रोग्राम होता, हम कंप्लीट प्रोग्राम इसी पे कर लेते, लेकिन ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की तरफ जरा जाऊंगी आपकी इजाजत से। ब्रिगेडियर हारिस साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक सोची समझी मुनज़्ज़म प्लान्ड कैंपेन आर्मी चीफ के खिलाफ चलाई जा रही है, खासतौर पर जो कल खान साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं वो अल्फाज दोहराना भी नहीं चाहती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान से बाहर जो प्रोटेस्ट हमें देखने में आ रहे हैं, योर टेक ऑन दिस प्लीज। देखिए गरीदा, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है और मैं बड़ा इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, इसलिए कि आपको बड़ी अपनी सियासी लड़ाई सियासी तरीके से रखें, बिल्कुल इसमें एस्टैब्लिशमेंट को ड्रैग मत करें, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करें जो आपको जेब में देता है कि बेगैरत हो कह देना। इवन अदारों के बाकी अदारे जो हैं उनके बारे में भी ऐसे अल्फाज करना, दे आर नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम अ लीडर ऑफ सच कैलिबर। ये सोचना चाहिए कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जिस वक्त जब लड़ाई हो रही है, आप इसको कोई हासिल नहीं होगा, हासिल है कि आप अपने ओपोनेंट से सियासी तरीके से बात करें, सियासी गुफ्तगू करें। आप बिल्कुल अदलिया की तरफ देखें, आपको अगर रिलीफ मिलता है, रेमेडी मिलती है कानून के मुताबिक, तो आप जरूर लें, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज से बड़ा फर्क पड़ा है, बहुत नुकसान हो रहा है। और सेकंड, ये इससे प्रोवोकेशन, इवन आई वुड से पीडीएम भी, और आप लोग जो बातें कर रहे हैं जैसे वो जनबाजवा की, फैज की, फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की, ये इससे प्रोवोकेशन है, ये प्रोवोकेशन में नहीं आने दें। खुदा न खासा प्रोवोकेट करके अगर कोई हिस्ट्री एक्शन हो गया, क्या ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है? क्या पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर है? क्या हमारी जमहूरियत के लिए बेहतर है?
they are apolitical, let them be बिल्कुल on one side. आप ये बात नहीं करें. उसके बाद जिस तरीके से हमारी पुलिस, जो हमारी सिविल एजेंसी है, लाइक आई वुड से पुलिस है, रेंजर्स है, फिर उसके बाद आपकी ये है फ्रंटियर कोर है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, वो अपना काम अंजाम दे रहे हैं. उनको ऑर्डर मिलते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. कल आपकी हुकूमत आपके लिए भी वो ये काम करेंगे. सो उनको मारना, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना, ये किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं. ये हमें नहीं करना. आज तमाम लीडरशिप को, ये खास तौर पे पीटीआई की लीडरशिप को अपने अवाम को बताना है कि प्लीज रिमेन इन डिसिप्लिन, कोई नुकसान नहीं करें, आप करें. और यहाँ पर आई वुड से कि इवन पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, दे शुड आल्सो इंश्योर कि अगर कहीं कोर्ट में जा रहे हैं, उनको स्मूथ फंक्शनिंग करने दें. राइट, बट हारिस, I'll come to you again. सेंटर मोहम्मद साहब, क्या इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? प्लस कल पेशी है, नैब रावलपिंडी ने तोशा खाना केस में इमरान खान, बुशरा बीबी को तलब कर रखा है. दोनों कल पेश होंगे? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट कि वो पेश होंगे या नहीं होंगे. मुझे नहीं पता. अगर उसमें कोई लीगल वो है तो लीगल टीम उनको बताएगी कि पेश होना चाहिए, पेश नहीं होना चाहिए. उनको कोई गिवन दैट कि नून लीग पीपल्स पार्टी की खवातीन सियासतदानों को जब बुलाया जाता था नैब में, अदालतों में, तो वो यही बयानियां अडॉप्ट करते थे कि खवातीन के बारे में एक सियासी अकदार होती हैं, कुछ अखलाकी अकदार. एक मिनट देखिए, लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन अ पॉलिटिकली एक्टिव वुमन and a housewife. Okay. They are not the same animals. They are not the same thing. They are totally two different things. मैं अगर politically active हूँ, मैं MNA हूँ, MP हूँ, प्राइम मिनिस्टर की उसके लिए जा रहा हूँ, then I am a politician. ठीक है. एक है जो घर में है, वो हाउसवाइफ है जिसका पॉलिटिक्स और पर्दादार है, वो है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है. पर्सन अगर हुकूमती मामलात में इन्वॉल्व हो, मुझे एक बात बताएं, कहाँ लिखा हुआ है? मैंने आज तक मुझे नहीं पता. कैसे पता? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ पॉलिटिक्स में क्या होता है. मैं आपको जानता हूँ, मेरे आपके साथ एक्सेस है, ठीक है. एवरीबडी नोज दैट आई एम क्लोज टू यू. मैं जाके उस बंदे को कहता हूँ, यार आओ मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ, या आओ ये करो, मेरा ये काम कर दो, फलाना कर दो. आपके ख्वाबों में भी आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. ठीक है. हाँ, अगर आप मुझे कहें कि हुमायूं ये करो, इससे करो, और मेरे लिए ये करो, और मुझे फलाना करो, उसको करो, तो फिर वो और बात है. लेकिन देखिए ना, पंजाब के मामलात में यही इल्जाम है, विफाक के मामलात में यही इल्जाम है, तोशा खाना केस में यही इल्जाम है. तोशा खाना केस इज मतलब वो उसमें कुछ रहा ही नहीं है. अभी तो ये 50% है, 50% और आने दो, तो इनसे इनकी जितनी मट्टी पलीत होगी आपको पता ही नहीं है. पहले जरा लाइन ना 20 साल के पहले लाए, आपको समझ आ जाएगी क्या हो गया है. मतलब वी आर नाउ लिविंग इन अ पाइनएप्पल स्टेट. बनाना स्टेट से निकल चुके हैं. सो फॉरगेट अबाउट दैट थिंग. पाइनएप्पल स्टेट इज वेयर यू कैन गेट एनीथिंग फॉर फ्री. ये चीज मुझे पसंद है, फ्री ले गए. कालीन पसंद है, फ्री ले गए. इमरान खान पाइनएप्पल पसंद है, फ्री ले गए. देखिए आप उनको भी पाइनएप्पल स्टेट का हिस्सा करार नहीं, उन्होंने, मुझे नहीं पता उन्होंने कोई चीज फ्री ली है या नहीं ली है. तोशा खाना का हिस्सा है. उन्होंने कोई चीज तोशा खाने से फ्री नहीं ली. उन्होंने कोई चीज फ्री ली. बहुत सी चीजें जो फ्री हैं, मैं आपके सामने रिकॉर्ड मुझे नहीं मालूम. लेकिन दीज आर द थिंग्स. पाइनएप्पल के डब्बे, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट. मरियम नवाज कहती हैं कि उनके 17 साल सियासी करियर में अगर आपको पाइनएप्पल मिला है, मैं पूछता हूँ, अगर तुमने 15 साल के करियर में पाइनएप्पल का डब्बा क्यों लिया है? मतलब जस्ट इमेजिन व्हाई. अच्छा उस बात को छोड़ दे. देखिए बात ये जाती है, अगर हम लोगों ने इस मुल्क को ठीक करना है, तो सबसे पहले इस मुल्क की जुडिशरी को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा. क्योंकि अगर जुडिशरी ठीक हो गई ना, तो ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ज्यादती नहीं कर सकता. और कॉन्स्टिट्यूशन का इस वक्त सिर्फ एक वो है, वो ये है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराए. ठीक है, मान लिया 10 दिन के डेट देते तो उन्होंने 30 अप्रैल दे दिया था और पता नहीं कौन सा मई दे दिया था. उसमें इलेक्शन करवाए. अगर ये इलेक्शन नहीं होता, ये याद रखिए 10 में से रफली 7 बंदे पीटीआई के हैं. एवरी 7 पीपल आउट ऑफ 10 इन पाकिस्तान आर प्रो पीटीआई. And it is getting आप कह रहे हैं bigger. पाकिस्तान में हर 10 में से 7 बंदे पीटीआई को वोट करेंगे. पीटीआई के सपोर्टर हैं, वोटर हैं. आप लोगों वेरी ह्यूज क्लेम. इट्स नहीं,
61-62% तो अभी 2 हफ्ते पहले की बात थी, सर्वे था। अभी आप करवा के देख लें, विद एवरी पासिंग डे हर वो काम ये लोग जो गलत कर रहे हैं, आपका क्या मतलब है? यार जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट सीएम ऑफ पंजाब, उसने जो बातें की हैं, इज दैट द राइट थिंग? ये जो हसाम न्याजी को जो पकड़ लिया, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बेल, this is totally lawlessness, and when there is lawlessness, then there is only one thing: might is right. When might is right, मसला उधर आ जाता है, ये याद रखें। और ये इस तरह की चीज है कि जो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर आए थे, उन लोगों ने सबको गिलोटीन किया था, वो सारे भी गिलोटीन हुए थे। इट्स ए ह्यूज प्रॉब्लम। The only thing which can save Pakistan, the only thing is that Green Book, which is the Constitution of Pakistan. Just go into that thing, please. जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़े जबरदस्त टॉकिंग पॉइंट्स से। आई विश वंस अगेन कि हमारे पास एक कंप्लीट प्रोग्राम होता तो हम इस लॉलेसनेस और लॉलेसनेस जहां होती है वहां माइट इज राइट बन जाता है। इस पे हम एक मजीद डिबेट कर सकते थे। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह at 8 o'clock। अल्लाह हाफिज़।